नमस्कार बच्चों। हमने अभी तक कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं इकाई 1 में, उस वास्तविक संख्याओं में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ी थी और इसके पहले हमने पढ़ी थी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। अब हम पढ़नावली में आ गए हैं। पढ़नावली 1.1 का पहला सवाल है, निम्न संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करें। हमने कहा था कि इसका तो हमने ये वाला सवाल तुम्हें बता दिया था, फिर भी हम दोबारा बता दे रहे हैं। ये हमारी पढ़नावली शुरुआत है। इधर से हम एक एक सवाल को हल करते हुए बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ेंगे। तो याद रखना, हम ये किस विधि से याद करना है, हमें भाग विधि से नहीं याद करना, किस विधि से याद करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सब में लिखेंगे धीरे से और हम याद करेंगे। सबसे पहले ये सवाल हमने कहा था कि पहले तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आनी चाहिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है, ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर। आर क्या है और बी क्या है, क्यू क्या है, ये क्या है, ये पता होना चाहिए। ये भाज्य है जिसमें भाग दिया जाए, बी भाजक है जिसको भाग दिया जाए, क्यू भागफल है, आर शेषफल है। और इसी के साथ में लिख देते हैं हम यहीं पर, जहां आर है 0 या उसके बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है और बराबर हो सकता है, लेकिन आर हमेशा बी से छोटा होगा। यही है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो बस इसी को लिखते जाओ और चरण बाई चरण हल करते जाएंगे हम। तो इसमें देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। 135 बड़ी या 225, तो हम 135 का भाग 225 में ही देंगे। तो 135 का भाग 225 में देंगे, यानी कि इसमें भाग दे रहे हैं। जिसमें भाग दिया जाता है उसको हम लिख देते हैं इधर भाज। इसका भाग दे रहे हैं तो इसका भाग लिखेंगे। कितने बार जाएगा, एक बार मैं अभी बता दे रहा हूं। प्लस शेष कितना बचेगा, 90। देखो कैसे इसको करते जाना है साइड में। ये कहां से आया ये ध्यान दो, अभी देखो बता दे रहा हूं। हमने कहा कि 135 का भाग दो 225 में, आपको भाग विधि से ही हल करना है, लेकिन लिखना ऐसे है। हल हम ऐसे करेंगे, लिखेंगे हम ऐसे ही, हर कोई ऐसे करेंगे। कैसे, एक बार भाग दो 135, कितना शेष बचा, 90। हमने ये पहला चरण लिख लिया, तो हमने चाहे बाल लिया चरण नंबर 1। अब चरण नंबर 2 में क्या, हम 90 का भाग देते हैं, जो शेष बचता उसी का भाग देते हैं जिससे भाग दिया जाए। तो 135 यही देते हैं। तो एक बार ये भी जाएगा, कितना बचा, 45 बचा। तो चरण नंबर दूसरे में लिख दो। इसको हमने यह माना, अगर तुमको याद हो यूक्लिड विभाजन में ये बी है, ये आर है, ये क्यू है। अगले चरण में इसी को लाना होता है, इसी को अगले चरण में लाओ। तो बी जो बीच के भाग दिया जाता उसमें भाग दिया तो 135 हो गया। किसका भाग दिया, 90 का, तो आर यहाँ आया जाता है, बी को यहाँ लाया जाता, आर यहाँ लाया जाता है। कितने बार भाग दिया, वो क्यू और आर। जो क्यू और आर है वो नए आएंगे, सॉरी हाँ, क्यू और आर नए आएंगे और पुराने जो बी और आर है वो वापस चले जाएंगे। फिर इसके बाद भाग दोगे आगे किसमें, 90 में, चूंकि ये भाग इसी में देना है। किसमें भाग दोगे, 90 में, तो 90 में दे लो। 45 दो नहीं 90, कितना बचा, 0 से। अगला चरण ले लो इसी का। हमने कहा तो जो यहाँ आया यहीं लिख दो, जिससे भाग दिया जाए वो लिख दो, या फिर इस संख्या को लिख दो। इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो। कितने बार भाग दिया, ये एक बार, क्या बच्चा शेष। इससे लिखोगे ज्यादा बना रहेगा याद। तो हमने कहा था ये चरण जब तक जो करना है, जब तक आर 0 ना आ जाए। जब आर 0 आ गया तो आंसर आ गया। आंसर किसको मानेंगे, 90 को मानेंगे कि 45 को, 1 को। हमने कहा बी, जिससे भाग दिया जाए, यही तो है बी को आंसर मानते हैं हमेशा। किसको आंसर, बी को। तो इधर लिख दोगे 135 और 225 का HCF बराबर 45। ये तुम्हारा पहला हल हो गया, ये पहला हल हो गया। ठीक, दूसरा हल इसी प्रकार से करेंगे हम। दूसरा हल किस प्रकार से करेंगे, हमने कहा पहले तो आपको पता होना चाहिए यूक्लिड विभाजन विधि क्या है, ए बराबर बी गुणन क्यू प्लस आर। जहां आर क्या है, हम इसको आर ऐसे लिख देंगे। आर या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। बड़ा का मुंह खुला, हमने कहा ना मुंह खुला है जिस तरफ वो बड़ा होता है, जिस तरफ बंद होता है वो छोटा होता है।
तो एक तरफ मुंह खोल देगी, आर बड़ा है 0 से और बराबर के निशान मिल गए, एक बराबर में 2 डंडे होते, एक डंडे लगा दो इधर। ये गणित की भाषा है, हमने बोला था ना केमिस्ट्री की भाषा में NaCl बोलेंगे इसको गणित की बात। लेकिन आर हमेशा छोटा किससे होता है? बी से। बी क्या है? जो भाग देने वाला। हमने बताया था कि अगर 6 का भाग हमने 25 में दो, इधर से 6 का भाग हमने 25 में दिया था, 6 चौके 24, जो शेष होता है वो हमेशा इससे छोटा होगा। यही तो है बी, यही तो है बी। ठीक, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आप यूक्लिड विभाजन एक बार पुनः जाकर देख लें, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे। हल करेंगे तो ऐसे, देखो सबसे पहले बड़ी संख्या से छोटी संख्या भाग दिया जाता है, तो इसको, ये बड़ी संख्या है तो लिख लो पहली बात तो। किस में भाग दोगे? इसमें, तो इसी को लिखेंगे हम बाद में। 1 2 2 0 बराबर किससे भाग दे रहा है? 196 से। अब कितने बार भाग जाएगा? इतनी बड़ी संख्या है, ऐसे तो पता नहीं चलेगा, तो हम भाग देके देख लेंगे। यही है तुम्हें देना भाग, वैसे ही है, बस लिखते जाना। यानी कि खाना तुम्हें दाल रोटी है, कब कांटा चम्मच से खाना, कब तुम्हें चाकू छुरी से खाना, कब हाथ से खाना, ये आपको तय करना है। 2 भाग कितने बार जाएगा? उन्हें दूनी बार तो 2 बार ज्यादा हो जाएगा, 1 ही बार जाएगा। 6 9 1, 12 में 6 गई 6, इसकी यहाँ से लोग ये हो गई 10 8 186, 9 दूनी 18, 2 9 बार चला जाएगा। 9 6 के 54, 54 की 4, यहाँ से लाई 5, 9 में 81, 81 5 86, 9 एकम 9, 9 और 8 17, 12 में से 2 गई 8, 12 में से 4 गई 8, 7 9 7 16, 8 98, 0 कितना? 5, 5 6 का 30, 45, 3 48, 5 का 5 4 9, 0। एक ही बार में आ गया, ये तो और सरल है। तो लिखना हमें वैसे ही है, 196 में भाग दिया, ये इधर लिखा, भागफल कितना आया? 195। आर कितना आया? 0, आर 0 आया। हमने कहा था यह प्रक्रिया जब तक दोहरानी है तब तक आर 0 ना, इसमें आर एक बार में ही आ गया। तो इसका मासक क्या होगा? कौन सी संख्या मानते? भागफल को मानते नहीं, बी को मानते। बी की संख्या ये तुलना करो, बी की संख्या ये तुलना करो, तो यही है बी। तो यानी कि हो जाएगा 196 38 220 का मासा कितना है? 196। ओके, अब आगे देखते हैं उस वाली संख्या, उसको हमें दल उतार ले रहे हैं सवाल को। 8 6 7 2 2 5, बड़ी संख्या कौन है? 867 का भाग ही देंगे, तो भाग ही दे लेते हैं, जिससे आपको ज्यादा सहूलियत हो जाएगी। पहले तो हम वही लिखेंगे जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, क्या कहते हैं? ये बराबर बी गुण क्यू प्लस आर, जहां आर क्या है? आर 0 से छोटा है या बराबर है, लेकिन बी से छोटा है। दे दो भाग, 225 का भाग दोगे किसमें? 867 में। तो कितनी बार जाएगा? 2 चौके 8 4 25, 4 बार चले, 4 बार ज्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 25 15, 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6, 4 बार ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 3 ज्यादा कहता भाग देना आना चाहिए। देखो कर लो ऐसे गुणा, 4 बार करोगे 4 5 20, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 890, 867 ज्यादा हो जाएगा, तो वही है। 7 में से 5 गई 2, 17 में से 16 में से 7 गई 9 7 16, 9 इसके हासिल होगी 192, तो कितना हो गया? 192। तो बस लिखते जाओ, इसी को लिखना उसी प्रकार से। पहले भाग किस में दिया था? 867, तो 867 लिखेंगे। किसका भाग दिया था? 225 का, तो 225 लिखेंगे। भागफल कितना आया? 3, तो 3 लिखेंगे। शेषफल कितना आया? 192। ये चरण नंबर 1 हो गया, इसमें r बराबर 0 नहीं आया। अब
दूसरा चरण में क्या था, जो आया है उसी का भाग देना है, किस में देना है, जिससे भाग दिया था। ये 2 बार जाएगा नहीं, 1 बार ही जाएगा। 192 तो 3 और 5 में 3 और 12 में से 9 गए, 9 3 12, 3 चला जाएगा। ठीक, घटाना गलत हो गया। अब ये समझ में आ गया, 196 आ गया। अब इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे, देखो कैसे उतारते हैं। 130 का 3 नंबर का देखो 867 और 255। हमें सबसे पहले वही देखना, यूक्लिड विभाजन लिखना। यूक्लिड विभाजन क्या होती है, यूक्लिड विभाजन होती है A बराबर B क्रॉस Q प्लस R प्लस R, जहाँ R क्या है, R या तो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन B से छोटा होगा। तो बस इसको भाग हम पहले दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 255 भागे 867। ठीक, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 2 3 6, 4 बार ज़्यादा होगा, 3 बार। 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 2 6 1 7, 2 बचा, ये 0 बचा, ये 102। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, 102 यानी कि 102 से भाग देंगे किसमें, 255 में। कितनी बार जाएगा, 2 बार ही जाएगा। 2 2 4, 2 0 0, 204, कितना बच गया, 1 5। अब 51 का भाग देंगे 102 में, तो कितने बार जाएगा, 2 बार। कितना शेष बचा, 0, वही आ गया। अब इस इन्हीं चरणों को हमें बार बार लिखते जाना है। हमने बताया नहीं था कि आपको करना वही है जो आप करते रहे थे, लेकिन आपको समय देश काल परिस्थिति के अनुसार उन शब्दों को वैसा लिखना। हम गणित में कर रहे हैं तो गणित की भाषा में लिखेंगे। किसमें भाग दिया हमने, 867 में। कितने का भाग दिया, 255 का। भागफल कितना आया, 3। शेषफल हमारा कितना आया, 102। यही था, हमने कहा था इसी को पुनः लिख देना है चरण नंबर 2 में, और जो भागफल है उसको बना देना है। ये यानी कि अगर इसको हम लिखोगे दूसरे वाले चरण को, दूसरे वाले चरण यही है जिसमें भाग दिया जाए वो पहले लिख दो, जिसका भाग दिया वो गुणा भागफल कितना आया, 2, और शेषफल कितना आया, 51। अभी भी r बराबर 0 नहीं आ रहा, चूंकि r लास्ट में है। फिर इसके बाद और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ोगे तो फिर हमारा किस में भाग दे रहा है, 102 में। किसका भाग दे रहे हैं, 51 का। कितने बार जा रहा है, 2 बार। शेषफल क्या बच्चा है, 0। हमने कहा था r बराबर 0 बचे तब तक ये हल करना है, तो r बराबर 0 आ गया। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, जो जिससे भाग दिया जाए बी नंबर का। बी नंबर में क्या लिखा, यही लिखा। अगर इसका तुलना किया जाए तो ये, तो फिर 867 255 का एचसीएफ बराबर कितना, 51। ये 3 सवाल हो गए आपके। इन 3 सवालों को आप हल कर लीजिए अपने में। आपको देना वही, ये रफ्कार है, रफ्कार को मिटाते जाइए और हल करते जाइए। अब हम सवाल नंबर 2 पर चलते हैं, इनको आप लिख लीजिए। ओके, तो देखो हम देख रहे हैं कि सवाल नंबर 2, देखो सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक q+1 या q+3 या q+5 के रूप में होता है, जहां q एक कोई पूर्णांक है। 1 मिनट रुकना, थोड़ा सा भैया। ओके, ठीक है। तो ये है, तो हमने बताया था कुछ शब्द याद रखना यहाँ पर। यह क्या लगा, धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक तो साथ में विषम लगा है। सम विषम को आपको समझना चाहिए कि सम विषम क्या कहलाते हैं। तो सम विषम समझ लो, फिर सवाल तो हम लगा ही लेंगे 1 मिनट में। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं या 2 के गुणनखंड के रूप में हों, वो सम संख्या, जैसे 2 4 6 8 10। विषम संख्याएं क्या कहलाती हैं, विषम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 ... ठीक है, सम विषम।
तो उन्होंने कहा है कि धनात्मक भी होना चाहिए, विषम भी होना चाहिए और पूर्णांक। पूर्णांक को मतलब हमने तो बताया था धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि वो है पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि माइनस से लेके प्लस तक भी जा सकता है। तो अब उसने कहा है हम पढ़ रहे हैं चूंकि प्रश्नावली 1 उसमें दिया गया है यूक्लिड विभाजन विधि, तो हम यूक्लिड विभाजन विधि को सबसे पहले लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन विधि के अनुसार लिख लो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है ये एल्गोरिथम? ए बराबर बी क्रॉस क्यू प्लस आर, जहां आर क्या है, आर या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा, ठीक है, मान लिया जाए। और ये हमेशा बी से क्या होगा, छोटा होगा, यही लिखा है इसमें, बी से छोटा हो गया। उसने कहा कि विषम पूर्णांक इस प्रकार से होगा, तो इसकी तुलना अगर हम इसमें कर देंगे नॉर्मली, यहाँ हम कर दे रहे हैं इससे तुलना, इधर लिखा 6q + 1, अगर हम मान लीजिए ये बराबर bq + r से कर देंगे तो b बराबर इधर क्या आएगा 6, ये तो कभी बदलेगा नहीं, 6 आ गया। q और r बदलते रहते हैं, जब b बराबर 6 आ गया आपको पता चल गया, उसी से b की जगह हर जगह 6 लिखा, जहां भी हमने b माना था। अगर आप पिछला सवाल भी देखेंगे तो b की जगह b ही लिखे, तो b बराबर 6 आ गया। जब b बराबर 6 आ गया तो r क्या होगा बताइए, r का कहा है वो तो 0 होगा या b से छोटा होगा, तो r बराबर 0 भी हो सकता, 0 हो सकता, b से छोटा है, r बराबर 1 भी हो सकता, r बराबर 2 भी हो सकता। यह b से छोटा है लेकिन क्या है 0 से बड़ा है, 3 भी हो सकता, 4 भी हो सकता, 5 भी हो सकता, लेकिन 6 होगा नहीं होगा। हमने लिखा है b से छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा, तो 0 1 2 3 4 5 ये हो सकती तुलना करने पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे किस प्रकार से, अगर सवाल फर्क है, चूंकि b बराबर क्या दिया गया 6, हमने उसी से लिया है, तो r के मान क्या होंगे, r बराबर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, यही हो सकते, इससे ज्यादा नहीं होंगे। क्योंकि सवाल कहता भी है कि b r से, यानी कि यही इसी को मिला लो, b r से छोटा या b r से छोटा होगा, हमेशा छोटा ही हो, तो b r से छोटा, तो 6 से छोटा 5 तक की संख्या है तो यही होगा। पर इसी को क्रम में r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर हम क्रम ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि यह विषम पूर्णांक है। जब विषम पूर्णांक है तो विषम रख लो, चाहे सम रख लो या पूरे रख लो, सम सम वाले विषम विषम वाले निकाल लेना अलग से। तो हम निकाल रहे हैं कैसे, देखो, जब r बराबर 0 हो तब यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, a बराबर b क्रॉस q प्लस r। a का मान क्या था, कुछ नहीं, बस ये रखते जाओ, b का मान 6 है, q का मान है नहीं, r का मान 0 है, तो a बराबर आ गया 6q, एक आ गया। जब r बराबर 1 रखोगे तो a बराबर bq प्लस r, तो a बराबर 6q प्लस 1, ठीक। अब यहाँ हम नीचे नहीं है तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, जब r बराबर 2 तो a बराबर bq प्लस r, तो a बराबर 6q प्लस 2। जब r बराबर 3 तो a बराबर bq प्लस r, तो a बराबर 6q प्लस 3। जब r बराबर 4 तो a बराबर bq प्लस r, a बराबर 6q प्लस 4, ठीक। जब r बराबर 5 तो a बराबर bq प्लस r, तो a बराबर 6q प्लस 5, ये प्राप्त होंगे अब हमको। लेकिन उसने कहा है कि विषम पूर्णांक है, तो a बराबर 6q सम होगा। अच्छा, 6 में 1 का गुणा किया जाए तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, ध्यान दो,
6 गुणा 1। अगर क्यू में 1 रखें, पूर्णांक रखें, कुछ भी रखें, उन्होंने कहा कि क्यू कोई पूर्णांक है तो हम धनात्मक ले रहे हैं, तो 6 एकम 6 आएगा। 6 गुणे 2 रखो तो 12 आएगा। 6 गुणे 3 रखो तो 18 आएगा। 6 गुणे 4 रखोगे तो 24 आएगा। अच्छा ये बताइए, 6 का मान क्यू में रखते जाओ तो ये समी संख्या आ रही है, विषम आ रही है? बताइए, सभी सम संख्याएं ही आ रही होंगी, यानी कि 6 के पहाड़ में जो भी पढ़ोगे आप सम संख्या आएगी। तो ये सम हुई या विषम हुई? सर सम है। अच्छा ठीक है, और चूंकि हम जानते हैं कि सम संख्या में 1 जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त हो जाती है। विषम संख्या में 1 जोड़ने पर सम संख्या, जैसे मान लीजिए कोई सम संख्या है 2 में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 3। ये सम है विषम? ये सम है। सम में हमने कितना जोड़ा? 1 जोड़ा, तो क्या मिली? हमें विषम मिल गई। अगर हम विषम में भी 1 जोड़ दें तो हमें सम मिल जाएगी, यही अंतर है। तो ये सम संख्या है, इसमें हमने 1 जोड़ दिया तो ये विषम हो गई, तो ये विषम हो गया। धनात्मक भी है, इसमें हमने 1 जोड़ दिया तो ये कौन सी संख्या होगी? सम। ये कौन है? विषम। ये कौन है? सम। टोटल में ये कौन है? विषम। और वो क्या कह रहा, ध्यान दो, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 में के रूप में होता है। तो क्या विषम 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 में है या नहीं है? है। तो बस नीचे इतना हल करने के बाद इधर बस लिखते जाओ सम पूर्णांक, उसमें पूर्णांक यूज किया ना, तो सम पूर्णांक, और इधर ये विषम पूर्णांक है। ये सम पूर्णांक है, ये क्या है? विषम पूर्णांक है। ये विषम पूर्णांक। तो बस नीचे लिखना है, इसी के नीचे, कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, लिख लो, ऐसे लिख दो, बस ऐसे लिख दो, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में ही होते हैं। प्रूव दैट। बस विषम विषम उतार दो और लिख दो आंसर। ठीक है, ना लिखते हो तो हम लिख दें। देखो कैसे, ये इधर तक लिख लिया, आप इधर तक लिख लीजिए। ओके, और हम साइड में थोड़ा सा रफ करते हैं, रफ वर्क। तो उस रफ वर्क को हम रफ वर्क इसलिए करते हैं, आपको भी रफ करना पड़ेगा। तो रफ वर्क आप साइड में करते जाइए और मिटाते जाइए, जो हमें मेन सवाल है उसको हम लेते जाएंगे। तो उसको लिख दीजिए, यहां नीचे लिख दीजिए ऐसे, आता है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होते हैं। प्रूव्ड। ओके, अब हम सवाल नंबर 3 पे चलते हैं, ये आप उतार लीजिए। ओके, तो देखो बच्चों, नमस्कार। देखो फिर हम आ गए हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 क्या कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। सेना है, उसमें 616 सदस्य हैं, एक बैंड है, उसमें 32 सदस्य हैं। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों का मतलब होता है लाइनें, कॉलम। ठीक है, लाइनन में, यानी कि लाइनन में दोनों समूहों को समान संख्या वाले लाइनों में या स्तंभों में मार्च करना। मार्च करने का मतलब होता है परेड करना। ये अगर लेफ्ट राइट लेफ्ट आपने देखा होगा, बहुत लंबी लंबी जाते हैं ना, उनको हम परेड कहते हैं। 15 अगस्त की परेड आपने देखा होगा, 26 जनवरी की परेड भी देखा होगा, अटारी बॉर्डर की परेड देखी होगी। तो परेड का मतलब होता है हम लेफ्ट राइट लेफ्ट करते हुए जाते हैं, एक से हाथ
एक का हाथ आगे जाएगा तो एक का हाथ आगे जाएगा, दूसरे का हाथ पीछे जाएगा तो सबका हाथ पीछे जाएगा, पैर भी एक साथ उठेंगे, वो परेड कहलाती है। ठीक है, मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो हमें निकालना तो उसका एचसीएफ ही पड़ेगा, भाग विधि से भी निकाल सकते, लेकिन करेंगे कैसी वो देखो। तो चूंकि दिया है, क्या दिया है, सेना के सदस्यों की संख्या कितनी है, सेना के सदस्यों की संख्या बराबर 616। बैंड, आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या कितनी है, सदस्यों की संख्या 32 है, यही दिया है। उन्होंने कहा दोनों को ऐसे समूह में बांटो, ऐसी लाइन में बांटो कि दोनों में बराबर बराबर संख्या चले जाए। तो हमें क्या करना है, अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करना है। मार्च के लिए अधिकतम स्तंभों की संख्या, समान संख्या वाले, समान संख्या वाले अधिकतम स्तंभ, ये ज्ञात करना है। जब भी किसी भी चीज के लिए ये क्वेश्चन मार्क का निशान लगा, अधिकतम स्तंभ ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इसको हम निकाल देंगे एचसीएफ, मतलब मासा निकाल देंगे। लेकिन मासा निकालने से पहले हमने बताया हम यूक्लिड पढ़ रहे हैं, तो यूक्लिड विभाजन इसमें लिखा तो नहीं है, लेकिन यूक्लिड विभाजन का उपयोग ही हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो किन किन संख्याओं को, 616 है ये, दूसरी 32 है। इसमें बड़ी कौन है छोटी कौन है, 616 छोटी, बड़ी है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये हम हल दे रहे हैं यहाँ पे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है, वो कहती है, देखो ध्यान दो, ए बराबर बी क्रॉस क्यू प्लस आर, जहां आर जीरो या आर के बराबर, जहां आर जीरो से बड़ा या बराबर होगा और बी से छोटा होगा। इसको हमने कहा कि रफ कर लो थोड़ा सा, भाग देते जाओ, यहीं साइड में रफ करते जाओ। 32 का भाग दोगे 616 में, 2 बार जाएगा, नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा, तो एक बार गया। 32 एकम 32, कितने बार गया, 11। अगर इसको घटाओगे तो कितने बार जाएगा बताओ, ठीक, 11 में से 2 गई 9, और ये 4 हो गए तो 2 29 बचा, 6 कितने बार चला गया, कहेगा 3 में 27, 9 बार, 9 दूनी 18, 3 में 27, 1 28, 16 में से 1 कट गया 8, 9 0 0, 8 ही बचा है, 8 का चला गया। अब तो कोई बचा नहीं शेष। याद रखना ये 2 बार गया है, ऐसा नहीं कि पहली बार में ही भाग दे दो। पहली बार 32 में दिया, अंक उतारा, अंक उतारा 6 का, 9 बार गया। अब जो शेष बचे फाइनल शेष बचता है भाग देने में, उसका भाग दिया जाता है। तो पहले हम इतना लिख लेंगे, ठीक है, इतना लिख लेंगे, इतना लिखने से थोड़ी सी समझ में आ जाएगी। तो लिखो इतना, ए बराबर कितना होगा 616, बी बराबर कितना है 32, भागफल कितना आया 19, शेषफल कितना आया 8। ठीक, तो हमने कहा था पर अगली बार किसको, उसी से भाग दे देना है और उसको भाज्य बना लेना है। तो भाज्य किसको बनाया 32 को, 8 चौके 32, कितना आया 0। अब बताओ किसमें भाग दिया 32 में, तो ये 32 ज्यों का त्यों आ जाएगा ऐसा। किससे भाग दिया 8 से, जो शेष बचता है कितने बार गया 4 बार गया, क्या शेष बचा 0। हमने कहा ये जब तक दोहराना है तब तक 0 ना आ जाए, जब भी 0 आ जाए तो इसकी तुलना कर देना, जो बी हो वही एचसीएफ होता है। तो अधिकतम की संख्या कितना आ गया, एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ कितना आया इसका 8। तो लिख दो यहीं पर, समान संख्या, समान संख्या वाले अधिकतम स्तंभ बराबर 8, यही आंसर।
इसको आप लिख लीजिए। वो रफ है, आपको करना विभाजन प्रमेय का से है और वो हम करते ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 4 ऑप्शन में आया तो आप उससे कर लीजिए, जल्दी आ जाएगी। लेकिन अगर आप सवाल में लगाने को आ जाए तो आपको इस विधि से करना होगा। चलिए आप इसको उतार लीजिए, फिर देखते हैं अगला सवाल। तो फिर हम सवाल नंबर 4 पे आए हैं इसी के बाद। देखो सवाल नंबर 4 क्या है, देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यानी कि हमें यूक्लिड विभाजन से बताने हैं कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक, अब समझ में आया, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब था, धनात्मक पूर्णांक का मतलब था 1 2 3 4 5 से लेते हुए चलेंगे, देखते हैं, ठीक है। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m, कोई भी पूर्णांक ले लिए, पूर्णांक का मतलब अब ये प्लस माइनस है, इधर धनात्मक पूर्णांक नहीं लिखा, कोई भी पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होगा 0 से लेके 1 तक, यहाँ प्लस वाली संख्या और 0 -2 -3 मतलब कुछ भी हो सकता है, केवल बटे में नहीं होनी चाहिए संख्या, क्या नहीं होनी चाहिए, बटे में बस, के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। तो चूंकि हमें धनात्मक पूर्णांक मानते हैं हम हमेशा, क्योंकि हमने यूक्लिड विभाजन पढ़ा है, तो यूक्लिड विभाजन में हम a को ही मान लेते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, तो प्रमेयिका क्या कहती है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, a बराबर b क्रॉस q प्लस r, जहाँ 0 से बड़ा है r या बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा, यही तो कहती है। ये हमने मान लिया, तो यही धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि मान रहे तो हमने ये मान लिया। जरूर नहीं कि उसमें संकेत x दिया है तो आप x माने, y दिया है तो y माने, कोई बात नहीं, लेकिन हमें अपनी सहूलियत देखनी है किसमें हमें अच्छा बन जाएगा, ठीक है। अब जब इस प्रमेय को या तो ऐसे होंगे या ऐसे होंगे, तो अगर मान लिया जाए इस प्रमेयिका की तुलना इससे की जाए, तो बताइए इसमें b बराबर क्या आ रहा है, हमने पिछले वाले सवाल में भी देखा था। तो इसमें b बराबर क्या, मान लो इससे तुलना करो या इससे तुलना करो, बात यानी कि r बराबर 0 रखोगे तो ये स्थिति आएगी। तो b बराबर अगर हम देखेंगे 3m + 0, अगर कोई भी x y z कोई भी पूर्णांक मान लेंगे तो a + b क्रॉस q बराबर r, तो b बराबर इसमें 3 आया या नहीं आया, आया, चूंकि r बराबर, अगर +1 रखेंगे तो r बराबर 1 रख देंगे, यानी कि b बराबर 3 आता है या नहीं आएगा, आएगा। जब b बराबर 3 आएगा तो r कितना होगा, हमने कहा था r या तो 0 हो सकता है या b से छोटा, b बराबर 3 है तो b से छोटा कौन कौन संख्या, 1 और 2 है, यही होगा। तो चूंकि यहाँ पर है कि इसी प्रमेयिका से b बराबर क्या आ गया, 3 आ गया, तब r बराबर क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा, इतने ही हो सकते हैं r बराबर, इसलिए r बराबर ये हो सकते, तब रखते जाओ वही मान, तब क्या होगा, a बराबर b क्रॉस q प्लस r, ठीक है। तो r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर, r बराबर अगर 0 रखोगे तुम तो a बराबर b का मान कितना है 3, तो b का मान 3 है, r बराबर 0, तो b बराबर 3 q r बराबर 0, तो आएगा a बराबर 3 q, ठीक। अब 3 q का मतलब क्या है, 3m वही है, उधर q बराबर m है, तो हम इधर मान लेंगे, हम यही मान लो बस, क्योंकि q बराबर m तो a बराबर 3m, आ गया वही, हमने लिख दिया, माना चूंकि q बराबर m मान लिया जाए, ठीक। अब ध्यान दो, अब r बराबर 1 रखो, r बराबर 1, r बराबर 1 रखो तो a बराबर 3q प्लस r,
3q प्लस 1। ठीक, तो r बराबर 1 रखोगे, सॉरी देखते हैं अब इसको। ठीक है, तो जब हम देखा r बराबर 0, तो r बराबर 0 रखेंगे तो क्या स्थिति बनेगी, a बराबर b क्रॉस q बराबर 0, a बराबर b का मान 3 है तो 3q, क्योंकि b बराबर 3 है, r बराबर 1 देते हैं, तो हमने r बराबर 0 रखा, b बराबर का मान सब है। अब वो क्या कह रहा है, इतना तो आ गया। अब वो बता किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी पूर्णांक m के लिए, तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो दोनों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों का वर्ग कर दो। हमें धरना समझ में आया तो हम ऊपर लिख रहे हैं, दोनों का वर्ग करेंगे तो हमने ये सवाल है a बराबर 3q, दोनों का वर्ग कर दो, तो आ गया a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर। और मान लो चूंकि m बराबर 3q स्क्वायर, क्यों 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 m पूर्णांक है, कुछ भी हो सकता है ये m पूर्णांक, ठीक है। तो फिर a स्क्वायर बराबर 3, इधर की जगह m रख दो तो 3m हो गया। किसी का वर्ग किसी m के लिए 3m होगा, ये हो गया, इतना लिख लीजिए, एक 3m हो गया। ठीक है, इसके बाद हम आगे हल कराते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिए, फिर आगे हल कराते हैं क्या है। ठीक, जब 3m, तो जब r बराबर क्या है, जब r बराबर 1 रखो, एक उसी में a बराबर bq प्लस r, a बराबर 3q प्लस 1, दोनों का वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग ज्ञात करना है दोनों का, दोनों पक्षों का कर देगा तो, और दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग का a स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर कौन सा सूत्र लगेगा, a और b, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है इसका सूत्र। तो इस पे हम तोड़ देंगे, इसको हम तोड़ देंगे, तो इधर हम तोड़ रहे हैं इसको, a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2a 3q इंटू b, वही है। तो इसको हम हल कर देंगे, 3 3 का 9 q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6q, इसको हम क्रम से ऐसे लिख लेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इसमें 3 3 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। चूंकि m पूर्णांक है, कोई क्या है, पूर्णांक है, इसीलिए मान, तो m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, मान लिया m बराबर ये, तो 3 की जगह m प्लस 1, ये हो गया। दूसरा लिख लीजिए, 3m आया था, 3m के रूप में हो सकता है। अब r बराबर हम 2 रख के देखेंगे स्थिति, इसको पुश कर लीजिए और इसको लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब r बराबर क्या हो गया, 2 होगा, तो r बराबर 2 देख लो, a बराबर b q प्लस r, a बराबर 3q प्लस 2, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का मतलब बराबर के एक साइड एक तरफ है, बराबर के एक साइड एक तरफ है, तो दोनों का वर्ग करने पर, तो इसका स्क्वायर
इसका 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, सूत्र वही लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर याद ना हो तो इसको याद कर लीजिए, ये बहुत काम की चीज़ है, हमेशा आता रहता है। ठीक है, तो हो गया a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको अगर लगाओगे तो a स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12q। एक से लिख लो इधर, अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 दूनी 4 2 की 6। ठीक है, तो कॉमन ले लो इधर से। ओके, ठीक है, कॉमन ना लेके पहले एक छोटी सी कर लें। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते। तो इधर से कॉमन ले लो 3, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। और चूंकि हमने बताया है कि m पूर्णांक है तो m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अगर इसको हल करोगे तो वही कुछ भी आएगा, उससे मतलब नहीं हमें, लेकिन अब ए स्क्वायर वाला ये भी एक आ गया। हमने 2 रखा तब भी प्लस 1 आया, 1 रखा तब भी प्लस 1 आया, 0 रखा तो नीचे लिख दो बस। ये दोनों तीनों हल हो गए। उसी की तरह ये 3 नंबर का ये हल हो गया। तीनों डब्बे देखो, अगर आप तुम्हारी कॉपी में लिखा होगा तीनों डब्बे देखो तो उसमें क्या लिखा कि 3m होगा एक में 3m प्लस 1, इसमें भी 3m प्लस 1, ए स्क्वायर बराबर, तो लिख दो अतः, आप लिख दो बस ऐसे ही जब से हम बोला, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक के, देखो अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए, पूर्णांक भी लगाना, पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। प्रूव्ड। ओके, हो गया। अब हम सवाल नंबर 5 पर चलते हैं। तो हम आगे सवाल नंबर 5 में, सवाल नंबर 5 क्या कहता है, देखो जरा इसको, फिर लगाएंगे इसमें थोड़ा सा कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। ठीक है, यूक्लिड विभाजन हम समझ में आ गया। किसी भी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक समझ में आ गया, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन का मतलब होता है घात 3, वर्ग का मतलब घात 2 होता है। जैसे मान लिया जाए a की घात 2, तो ये वर्ग है, अगर a की घात 3 लगाए तो ये घन है। किसी भी की घात 3 लगा दो तो वो घन हो जाता है। ठीक है, तो घन पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ठीक है, तो हमें यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है, तो हम यूक्लिड विभाजन देखेंगे। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहलाती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये है a बराबर b क्रॉस q प्लस r, यही है। इसी को जहां r क्या है, r जहां r क्या है 0 से बड़ा है या बराबर होगा और b से छोटा होगा, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। लिखोगे किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक के लिए क्यू आर अद्वितीय होते हैं, ये उसका मेन कोर नंबर। ठीक है, अगर हम इसकी तुलना इससे कर दें तो उसमें आपको 1-2 मान हमें मिल जाएंगे। हम इसी में करते हैं, पहले वाले में जिससे मान मिल जाए बी कर लो, किसी में भी कर लो। तो हम तुलना करने के बाद हमें मिलता है, देखो तुलना करोगे, इधर हम रफ में तुलना कर दे रहे हैं, सीधा लिख देंगे। हमने लिखा 9m, कोई भी a बराबर मान लो, और a बराबर होता बी क्यू प्लस आर, बी क्यू मतलब बी प्लस आर, यही होता। अगर हम इधर 0 लग रहे तो कोई दिक्कत, 0 में किसी को जोड़ दो, तो यहाँ मान क्या प्राप्त हो गए, b बराबर 9, r तो हम b से निकालेंगे, r हम किससे निकालेंगे, b से, क्योंकि b
है जो आर से हमेशा बड़ा होता है, यानी कि आर छोटा हो, जब बी बराबर 9 है तो ये तो आर बराबर क्या होगा, 0 होगा, 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा भी हो सकता तो 1 हो सकता। 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन क्या नहीं हो सकता, वो 9 नहीं हो सकता क्योंकि बी का मान 9 हो गया। तो हम इसको सीधा सीधा लिख देंगे इधर आके कि सॉरी कि बी का मान से इसका तुलना करके, तो चूंकि बी बराबर 9 इसीलिए आर बराबर क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, लेकिन 9 नहीं होगा। तुलना की हमने उसी प्रकार से, तो कर दो, तो मान रखते जाओ, आंसर करते जाओ, तो ठीक है। तो देखो इधर से, जब आर बराबर 0, जब आर बराबर 0 रखते, तो रख दे हम ये आर बराबर 0, आर बराबर 0 रख के देखो, क्योंकि प्रमेय का होती बी क्रॉस क्यू प्लस आर, ए बराबर बी का मान है 9 आया है, क्यू का मान क्या आया है, नहीं आया है, कोई बात नहीं, आर का मान 0 आया है, तो हमारे पास मिल गया 9 ए बराबर 9 क्यू। ठीक है। अब उसने कहा कि घन है, जो कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन ऐसे ऐसे बराबर होता तो घन करो, तो दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों बराबर के इस साइड 2 पक्ष है, तो दोनों पक्ष मतलब दोनों ओर का घन करने पर, घन मतलब घात 3 करने पर, जब घात 3 करेंगे तो एक ही की घात भी 3 चढ़ा देंगे हम, 9 क्यू की घात 3 चढ़ा देंगे। जब 9 क्यू की घात 3 चढ़ा देंगे तो ये क्या निकलेगा, ए क्यू, 9 क्यू का मतलब क्या होता है, 9 की घात कितना होता है, 729। घात कैसे ज्ञात की जाती है, जैसे 9 की घात 3 है तो 9 गुणे 9 गुणे 9, इसका मतलब होता है 9 में 81 गुणे 9, 9 9 9 72, 729 ये होता क्यों, तो 729 क्यू आ गया, 729 क्यू आ गया। अब इसमें कॉमन क्यू, ठीक, आर बराबर 0 रखने पर 729 क्यू, तो इसको हम 9 से कॉमन ले लो, कोई भी 9 से कॉमन ले लो, ठीक है, 9 से कॉमन ले लो। हम थोड़ा सा 1 मिनट रुकना, हम आ रहे हैं। ठीक है, देखो इससे कैसे करेंगे, तो हो गया। अब ध्यान देते जाओ, ए क्यू बराबर 729 क्यू क्यू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9 गुणे 81 क्यू क्यू है, वही तो है, देखो यार 9 गुणे 81 क्यू, और इधर मान लो 81 क्यू क्यू बराबर एम, तो 9 एम, ए क्यू घन आ गया, ए क्यू का 9 एम। ठीक है, मान लेना। अब ये क्यों माना है, क्योंकि एम कोई पूर्णांक दिया गया आएगा, कुछ ना कुछ मान आएगा तो पूर्णांक में ही होगा, तो मान ले जा, तो ये हो गया 1। ठीक है, अब हम आर बराबर 1 रखेंगे, तो आप उतार लीजिए, क्योंकि मेरे पास बोर्ड नहीं है, ये थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन है, तो आप इनको उतार लीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जब r बराबर 0 रखा था, अब r बराबर हम रखेंगे 1। जब r हम बराबर 1 रखेंगे तो देखेंगे स्थिति क्या बनेगी, r बराबर 1 रखने में बनेगी a बराबर b क्रॉस q प्लस r, a बराबर 9 क्रॉस q प्लस 1, दोनों पक्षों का घन करना है, जो कि हमें घन पता करना है, जो कि उसने पूछा घन, इन दोनों का घन क्या होगा, तो दोनों पक्षों का घन करने पर, जब घन कर देंगे, घन का मतलब दोनों पक्षों को घन कर देंगे, घन का मतलब घात 3 चढ़ा देंगे, एक की घात 3, 9 क्यू प्लस 1 की घात 3। अब हमें यहाँ पर एक सूत्र आना चाहिए, ए क्यू ए प्लस बी का होल क्यू, तो एक सूत्र तो ना आता हो तो हम लिख दे रहे हैं, आता हो तो बहुत अच्छी बात है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। इसको दूसरे प्रकार से भी लिखा जाता है, लेकिन ये हम इतना ही लिख लेंगे, कॉमन लेके और भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो इसको आगे बढ़ाते जाओ। ए क्यू बराबर क्या होगा, 9 का क्यू क्या होता, 729 क्यू प्लस बी क्यू यानी कि 1 का क्यू, 1 के क्यू 1 प्लस 3 इंटू ए 9 क्यू ए स्क्वायर का मतलब 3 का 9 का स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर भी प्लस 3, तो 3 ए का मान कितना है, ए का मान 9 क्यू इंटू ए का स्क्वायर। ठीक है, रुकना थोड़ा सा 1 मिनट। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे क्या है। तो हमने इसका क्यू कर दिया डायरेक्ट, तो 729 क्यू प्लस 1 3 गुणे 81 3 एकम 3 3 8 24 क्यू स्क्वायर प्लस 1 29 27 क्यू, ये हो गया। अब हम इसको क्रम लगा लेंगे, 729 क्यू प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1, इधर इसमें कॉमन 243 में ले लो कॉमन, 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन ले लोगे तो कितना बच जाएगा, ये 81 क्यू प्लस 9 दूनी 18 63 क्यू स्क्वायर प्लस 29 27 क्यू प्लस 1, बस वही है। तो इधर लिख लो m बराबर 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, तो 9m प्लस 1 m की जगह ये रख दो, तो ये दूसरा हो गया। यानी कि हमें मिल गया, जब हमने r बराबर 0 रखा तो ये मिल गया था, r बराबर 1 रखा तो ये मिल गया। अब r बराबर 2 रखो, ठीक है, ये लिख लीजिए आप। अब हम ऊपर का मिटा दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको समझ में तो आ ही रहा है, क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। ओके, हम इधर लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि इधर ही लिख दो b बराबर 9 है, r बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इससे कैलकुलेशन, जब r बराबर 2 लेंगे तो r बराबर 2, तो a बराबर बी क्यू प्लस r, तो a बराबर 9 क्यू प्लस 2, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन ही पूछ रहा है वो, दोनों पक्षों घन करने, घन पूछ रहा है, घन से ही पता चलेगा क्यू क्या है। तो ए क्यू ये हो जाएगा, घन करोगे तो दोनों को घन में चढ़ा दो, यानी कि क्यू प्लस 2 का घात, घन का मतलब है घात 3, हमने घात 3 चढ़ा दी। यहाँ हमें सूत्र आना चाहिए, ना आता हो तो याद कर लो, ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। इसी पर मान रख दो, इसी पर मान रखोगे तो कैसे करेगा, इसको मान ले जा ए, इसको मान लो बी, तो ए क्यू मतलब इसका क्यू, तो 9 क्यू का क्यू, बी क्यू मतलब 2 का क्यू प्लस 3, तो 3 लिखना ही है, ए स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर यानी कि 9 क्यू का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 ए 9 क्यू और बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ये लिख लो। इसके बाद इसी को हल कर दो, 9 क्यू का मतलब 729 क्यू की घात 3 हो गई, क्यू में चढ़ा दो क्यू की घात 3 हो गई, 8 9 में 81 3 729, इसका अगर गुणा कर दो 6 गुणा करते, हम डायरेक्ट गुणा कर दे रहे हैं, आप गुणा बाहर कर लेना, ठीक है।
3 दूनी 6, 6 एकम 6 और 6 48 प्लस इसका करते 4 की 12, 12 नंबर 108 क्यू अलग कर लो 729 क्यू क्यू प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 8। यही आ गया। अब हम इसमें 9 कॉमन ले लेंगे, तो हम 9 कॉमन इधर ले रहे हैं, ऊपर चल गए। इसके बाद हम 9 ए क्यू तो ए क्यू बराबर हमने 9 कॉमन ले लिए। जब हम 9 कॉमन ले लेंगे तो इसमें कितना बचेगा 81 क्यू क्यू प्लस इसमें 9, इसमें कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 54, इसमें 9 कॉमन लेंगे तो 12 नंबर 112 बचेगा प्लस 8। ये 9 आ गया तो बस वही है, माना m बराबर क्या मान लिया 81 क्यू क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। सर m बराबर क्यों मान ले? क्योंकि m एक पूर्णांक संख्या है, कोई भी धनात्मक तो जो भी संख्या आएगी वही आएगी। तो 9m प्लस 8 ए क्यू बराबर 9m प्लस 8 यही के रूप में होंगे। अगर हमने रखा r बराबर 0, r बराबर 1, r बराबर 2, अगर तुम r बराबर 3 भी रखोगे, ध्यान देना, अगर तुम r बराबर 3 भी रखोगे तो इन्हीं तीनों में से आएगा, या तो 9m आएगा या 9m प्लस 1 या 9m। r बराबर 4 रखोगे तभी इन्हीं तीनों में से आएगा, r बराबर 5 रखोगे तब भी आएगा, 6 रखोगे तब भी आएगा, 7 रखोगे तब भी आएगा, 8 रखोगे तब भी आएगा, आएगा इन्हीं तीनों से 9m प्लस 8 9m। तो लिख लो, अब उसके नीचे लिख लो अतः, लिखो अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है प्रूफ। तो ये हो गई हमारी प्रश्नावली 1.1 इकाई 1 वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.1, जिसके सारे के सारे सवाल हमने हल कर लिए प्रश्नावली के। कुछ सवाल अगला वीडियो भी इसी से संबंधित होगा, लेकिन वास्तविक संख्याओं से संबंधित होगा, लेकिन हम नए कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, ये तो हमारी प्रश्नावली 1.1 हो गई, इसमें कुछ उदाहरण भी हैं, अलग से उदाहरण दिए गए हैं, कुछ किताबों में अन्य सवाल भी ऐड हैं, तो उनको ऐड करने के लिए हम एक नया वीडियो बनाएंगे बाद में, क्योंकि इनको हल करने के बाद में बनाएंगे। तो ये हल करने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए हल करने को, आप उसको सॉल्व कर लोगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। अब हम अगला वीडियो आएंगे चैप्टर नंबर 1 का 1.2 प्रश्नावली के तहत जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो पहले हम कॉन्सेप्ट हल करेंगे, इसके बाद हम उस प्रश्नावली को हल करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से या मेरे अन्य वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ हो रहा है, और ये हो सकता, और ये आप सोच रहे हैं कि अगर हम किसी और को भी बताएंगे उसको भी लाभ होगा, तो आप अन्य को बताइए कि इन सवालों को हल करना हो या न समझ में ना आए तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस चैनल का नाम है स्टडी विद दिलीप राजपूत, उसमें चैनल कर दिया गया स्टडी विद दिलीप राजपूत, आप देखिए, और इसमें पूर्ण विश्वास है कि इसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो आप अपने दोस्तों को बताइए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।